नमस्कार फ्रेंड। तो हिस्ट्री की एक नई क्लास आ चुकी है आज फिर से, जिसमें आज जो हम करने वाले हैं, आज का प्रमुख टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन अर्थात कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो ये मूवमेंट जो है असहयोग आंदोलन, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, क्योंकि यही पहला आंदोलन होता है जो कि पहली बार देश को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करने का इसमें प्रयास करते हैं। और गांधी जी की शुरुआत यहीं से होती है, जिसमें उन्होंने अपने अहिंसा और सत्याग्रह का परिचय देते हैं। तो असहयोग आंदोलन आज के जो हमने टॉपिक चुना है, इसमें से हमने पहले तो असहयोग आंदोलन से संबंधित जो भी पॉइंट हो सकते हैं उनको डिस्कशन कर लेंगे, फिर बाद में इसके 50-60 क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो ये टॉपिक जो होगा ज़्यादा बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो असहयोग आंदोलन को समझने के लिए इससे थोड़ा पहले की जो घटनाएं हैं उनकी पृष्ठभूमि को भी समझना होगा कि इसकी असहयोग आंदोलन को उत्पन्न करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए, जब 1905 के बाद से ही जैसे ही जंग बंगाल विभाजन करते हैं, उस समय से भारतों में राष्ट्रीयता की जो भावना है वो बढ़ने लगती है। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, जिसमें उग्रवादी उदारवादी दोनों अलग हो जाते हैं इसी आंदोलन को लेकर। लेकिन फिर जैसे ही ब्रिटिश सरकार और हमारे ऊपर अत्याचारों का बोझ डालने लगती है, तब हमारे जो उदारवादी और उग्रवादी होते हैं 1916 में फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि 1909 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया जाता है जिसका नाम है मार्लियामेंटो, जिसमें मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया कि अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की सुविधा कर दी। और इसके अलावा 1914 में जो होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो जाता है, जिसमें बिना पूछे हुए भारतीयों को वो शामिल कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है, जिसमें बहुत से लाखों लाखों भारतीय जो होते हैं मारे जाते हैं। तो इन सब को लेकर क्या होता है कि भारतीय जो राष्ट्रीय नेता होते हैं वो काफी द्रवित होते हैं और एक बड़े आंदोलन को प्रारंभ करने की तैयारी में होते हैं। इसके अलावा भी उनके द्वारा कई और तत्कालीन घटना होती है, जैसे कि 1919 में जो उनके द्वारा रोलेक्ट एक्ट लाया जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और साथ ही जो उसी समय जो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है, उसी को आगे चलकर वो असहयोग आंदोलन में तब्दील हो जाता है, जबकि खिलाफत आंदोलन जो होता है असहयोग आंदोलन के साथ चलते चलते ही उसी में लुप्त हो जाता है। तो ये तो पृष्ठभूमि है कि जो अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे कार्य हैं उनसे भारतीय द्रवित हैं, और वो भारत को एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू करने की तैयारी में है। तो ये शुरू हो रहा है आंदोलन 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है। तो इससे पहले क्या होता है कि सितंबर में सितंबर में नहीं इसी सितंबर में ही इसके बाद एक बैठक आयोजित की जाती है कोलकाता में कांग्रेस की, जिसमें अधिवेशन होता है, जिसमें कि ये प्रस्ताव रखा जाता है कि हमें एक असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहिए। लेकिन उसमें होता क्या है कि कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट हैं, कि ये असहयोग आंदोलन के लिए भारत अभी तैयार नहीं है। लेकिन फिर जब वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में आयोजित किया जाता है, उस समय असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की जाती है। वो अधिवेशन होता है नागपुर अधिवेशन 1920 का। नागपुर अधिवेशन के 1920 के अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा ये स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है कि अब देश में असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाना चाहिए। तो ये याद रखना होगा कि वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली, तो वो है नागपुर अधिवेशन 1920 का। अब आते हैं कि इसके प्रमुख प्रमुख पॉइंट क्या हैं, इनको डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। अगला पॉइंट आता है कि यह आंदोलन जो है अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया गया कि हम स्वराज इसका अंतिम। गांधी जी एक अभिभाषण में ये कहते हैं कि असहयोग आंदोलन के अंदर हम 1 साल के भीतर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे, और हमारा अंतिम उद्देश्य जो है वो स्वराज को प्राप्त करना ही है। तो लोगों से कहते हैं कि ब्रिटिश सामानों को खरीदने से मना कर दो, और पढ़ाई छोड़ दो, शिक्षा का बहिष्कार करते हैं, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं, और साथ में अपने जो स्वावलंबी अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देने का वादा करते हैं। अब आता है अगला कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख प्रमुख कारण क्या है। तो प्रमुख कारण जिनको हमने बताया कि जैसे कि प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 का, उसके दौरान लाखों लाखों भारतीय मारे जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। एक तो किफायती मुद्दे हैं, जैसे कि आर्थिक
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आर्थिक स्थिति जो होती है भारत की, वो बद से बदतर होती जाती है। किसान मजदूर काफ़ी इससे प्रभावित होते हैं। तो एक मुद्दा ये हो जाता है। एक तो है जलियांवाला का हादसा, जो 13 अप्रैल को जनरल डायर के द्वारा निर्मम हत्या की जाती है। उससे भी भारतीय जो लीडर हैं वो काफ़ी प्रभावित होते हैं और भारतीय जनता भी इससे बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाती है। और नेक्स्ट आता है कि खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी असहयोग आंदोलन को उत्पन्न करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रभावी कारण बन रहा है। अब आते हैं अगली बात कि असहयोग आंदोलन का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ और कैसे कैसे होता है। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ होता है वो अली बंधुओं और महात्मा गांधी ने राष्ट्रव्यापी छात्र और राजनीतिक कार्यकर्ता रैलियों और सभाओं का आयोजन किया। अगले है कि 800 से अधिक राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए हजारों छात्रों ने औपनिवेशिक स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया था इसमें, और बंगाल के अकादमिक बहिष्कार किया था। सी आर दास ने इसे बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया। पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो कलकत्ता में कांग्रेस का नेतृत्व दे रहे हैं, जबकि पंजाब में लाला लाजपत राय हैं। साथ ही सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन कचरू और एम आर जयकर जैसे वकील जो हैं वो अदालतों का बहिष्कार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शक्तिशाली किसान सभाएं आंदोलन उभर रहा है, और इसके प्रमुख लीडर जो हैं जवाहरलाल नेहरू असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में उभरे हैं। इसी से जुड़ा हुआ आंदोलन होता है केरल के मोपला क्षेत्र में, जो कि मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये असहयोग और खिलाफत प्रचार में मुस्लिम किराएदारों का विद्रोह है। अगला है कि असम के जो चाय बागान मजदूरों हैं उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हड़ताल कर दी। आंध्र में वन कानूनों की अवहेलना की जा रही है, और पंजाब में जो है अकाली आंदोलन भ्रष्ट महंतों और पुजारियों से गुरुद्वारों के नियंत्रण का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। तो इन पॉइंटों को भी याद रखना पड़ेगा। अब आता है अगला कि चौरा चौरी कांड और असहयोग आंदोलन की वापसी। जब ये आंदोलन चल रहा होता है, 2 साल लगभग बीत जाते हैं। 1922 का दिन 1922 का समय चल रहा होता है, जिसमें 5 फरवरी 1920 के दिन को एक घटना घटती है उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक स्थान पर। 5 फरवरी 1920 को ये घटना होती है, जिसमें वहाँ की जो जनता होती है वो काफी आक्रोशित होती है और एक पुलिस थाने में आग लगा देती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी क्या होते हैं, जलकर शहीद हो जाते हैं। जिसके कारण अब गांधी जी को लगता है कि यह आंदोलन जो है अब हिंसक हो चुका है। तो आंदोलन क्या करते हैं, वो वापस लेने का फैसला कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर भीड़ ने हमला किया और आग के हवाले कर दिया, जिसमें क्या हुआ, 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। फिर महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, इस घटना को व्यापक हिंसा सामने आती है, तो गांधी जी 12 फरवरी 1922 को बरदोली में कांग्रेस समिति की बैठक बुलाते हैं, जिसमें आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी जाती है। नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, क्योंकि इसके मेन पॉइंट को समझ लिए हैं कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, इसका क्या क्या मेन उद्देश्य रहा। अब मेन इसके फैक्ट क्या हैं, इनको याद रखते हैं। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हो रहा है, तो खिलाफत आंदोलन को जो प्रारंभ होने का समय है वो है 1919। जो खिलाफत आंदोलन के लिए एक कमेटी गठित की जाती है, खिलाफत कमेटी, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो महात्मा गांधी को बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है खिलाफत आंदोलन किस घटना के विरोध में था। तो खिलाफत आंदोलन जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की के जो सुल्तान है उसकी सत्ता छीन लेने के बाद जो है भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है, क्योंकि जो वहाँ का सुल्तान था उसकी जो सत्ता है उसको बेदखल कर देते हैं अंग्रेज, जिसको लेकर वो क्या होता है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा गुरु होते हैं, तो इसके लेकर भारत के जो मुसलमान होते हैं वो काफी आक्रोशित हो जाते हैं, तो जिसके विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, जिसका समर्थन गांधी जी करते हैं। तो गांधी जी को इस समर्थन के कारण उनकी थोड़ी सी आलोचना भी की जाती है कि ये गांधी जी की एक भूल थी। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता में 2 लोगों का नाम याद है, अली बंधु हैं, वो है मोहम्मद अली और शौकत अली। यही 2 प्रमुख लीडर होते हैं जो खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं और इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। अगला है कि असहयोग आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या है। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना और स्वराज की प्राप्ति करना। स्वराज की प्राप्ति से मतलब यहाँ इससे है कि ब्रिटिश सरकार के अधीन ही हमें स्वशासन, देश में शासन करने की आप आजादी प्रदान कर दो। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है कि तुर्की का जो खलीफा है मुस्तफा कमाल पाशा, उसके पद की रक्षा करना, खलीफा के जो पद है उसकी रक्षा करना। अगला आता है कि असहयोग आंदोलन का अंत कब होता है। तो असहयोग आंदोलन का अंत हो जाता है 1920 के चौरा चौरी कांड के बाद। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिए, तो ये तो सेम बात हो गई कि चौरा चौरी घटना के बाद 5 फरवरी 1922 को 12 फरवरी को बरदोली के कांग्रेस कमेटी बैठक बुलाई जाती है, जहां असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की जाती है।
अगला क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन में किस प्रकार का विरोध हुआ था? तो असहयोग आंदोलन में अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी नीतियों और शिक्षण संस्थाओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाता है। नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन किस समुदाय से जुड़ा हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जुड़ा हुआ था मुस्लिम समुदाय से, प्रमुख मुद्दा था ये। असहयोग आंदोलन का समर्थन किसने किया? तो असहयोग आंदोलन का समर्थन सभी धर्मों ने, विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने, और विशेषकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। ऐसा असहयोग आंदोलन, अगला जाता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का क्या नाम दिया था? तो असहयोग आंदोलन को एक नया नाम गांधी जी के द्वारा दिया गया कि यह अहिंसक आंदोलन है, यह सत्याग्रह पर आधारित है, इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन कब संयुक्त हो जाते हैं? जैसे 1920 में खिलाफत आंदोलन चल रहा होता है, उसी समय जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है तो क्या होता है कि असहयोग आंदोलन में ही खिलाफत का जो मुद्दा होता है उसी में विलीन हो जाता है। तो ये दोनों संयुक्त हो जाते हैं उसी समय। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने वालों को क्या कहा गया? तो असहयोग आंदोलन में जो भी कार्यकर्ता भाग ले रहे थे उन्हें कहा गया सत्याग्रही। नेक्स्ट आते हैं कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण ये रहा कि तुर्की के जो खलीफा था वो सत्ता को बनाए रखना खिलाफत आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बना रहा। असहयोग आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान यह नारा दिया गया, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। हालांकि ये जो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने की योजना होती है ये पूर्णतः बाल गंगाधर तिलक इसमें बहुत प्रभावी भूमिका में होते हैं, लेकिन जैसे ही 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होना होता है उसी दिन क्या होता है कि बाल गंगाधर की मृत्यु हो जाती है। और जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के उपरांत एक तिलक फंड की ही स्थापना की जाती है, जिसमें कांग्रेस कमेटी की ओर से ये कहा जाता है कि इसमें 1 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करना है, जिसको फिर इकट्ठा भी कर लिया जाता है। तो ये भी तिलक फंड की स्थापना कब की गई? तो 1920 में की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलाफत आंदोलन में किन मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया? खिलाफत आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख मुस्लिम नेता हैं, एक तो दो हैं, अली बंधु जो कि मोहम्मद अली शौकत अली हैं, और एक है मौलाना अबुल कलाम आजाद जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनते हैं और बाद में कांग्रेस की अंतरिम सरकार में मंत्री भी बनते हैं। अब आता है अगला कि असहयोग आंदोलन के समय कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटती है? तो असहयोग आंदोलन के समय एक असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने से थोड़ी पहले ये घटना घटती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1913 अप्रैल 1919 को होती है, जो कि वहां का जो कमांडर था जनरल डायर, उसने जलियांवाला बाग नामक स्थान पर पहुंचकर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसवा दी और जिसमें हजारों लोग क्या हुए, शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन से ब्रिटिश शासन पर क्या प्रभाव पड़ा? असहयोग आंदोलन का ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रशासनिक नुकसान हुआ, यही उस पर प्रभाव था। अगला आता है कि असहयोग आंदोलन किस अधिनियम के विरोध में था? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रमुख अधिनियम का विरोध करना था वो था रोलेक्ट एक्ट। 1919 में रोलेक्ट एक्ट लाया जाता है, जिसमें किसी को बिना मुकदमा दायर किए हुए भी अरेस्ट किया जा सकता है और जेल में बंद किया जा सकता था, जिसको लेकर देश भर में काफी रोलेक्ट एक्ट को लेकर काफी ज्यादा उत्तेजित थे लोग। नेक्स्ट आता है कि असहयोग आंदोलन में किस प्रकार के संघर्ष का इस्तेमाल किया गया? असहयोग आंदोलन में अहिंसक संघर्ष देखा गया। इसमें गांधी जी ने कहा कि अगर सत्याग्रही अपनी मौत को चुन लेगा लेकिन हिंसा को वो कभी नहीं चुनेगा। ये था असहयोग आंदोलन का मेन उद्देश्य। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो गांधी जी जो थे वो इसी समय जब खिलाफत आंदोलन हो तो उन्होंने एक मौका तलाशते हैं कि यही सही मौका है जब मुसलमानों को अपने साथ ले लिया जाए, तो इसलिए वो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे देते हैं। हालांकि गांधी जी की ये एक भूल समझी जाती है कि गांधी जी को इस आंदोलन का समर्थन नहीं करना चाहिए था क्योंकि इसमें धार्मिक तत्व मौजूद था। अब आते हैं अगला कि असहयोग खिलाफत आंदोलन में किस देश के खिलाफ विरोध हुआ? तो खिलाफत आंदोलन जो है तो ब्रिटेन के खिलाफ विरोध किया गया। खिलाफत आंदोलन किस भारतीय नेता के नेतृत्व में चला? तो ये प्रमुख दो लीडर मैंने पहले भी बताया है कि अली बंधु थे, जिनमें एक शौकत अली है और एक मोहम्मद अली। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में मुख्य विचार क्या दिया? तो महात्मा गांधी के जो प्रमुख विचार है वो है सत्य और अहिंसा का विचार को और प्रबल बनाया। खिलाफत आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? खिलाफत आंदोलन मुख्यतः उत्तर भारत के क्षेत्र में ये चलाया गया। आप बोल रहा था खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए दो प्रमुख जो पार्टियां थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया।
असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रकार की गतिविधियों का बहिष्कार किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी सेवाओं, विदेशी वस्त्रों, स्कूलों, अदालतों आदि का बहिष्कार किया जाता है। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन कब समाप्त हुआ? खिलाफत आंदोलन 1924 में, जब तुर्की में क्या होता है कि जो खलीफा का पद है उसी ही समाप्त कर दिया जाता है, तो खिलाफत आंदोलन अपने आप ही खत्म हो जाता है भारत में। तो इसका जो समय है वो 1924 है। असहयोग आंदोलन में कौन सी घटना ने गांधी जी को हिला दिया? तो ये है चौरा चौरी की घटना, जो कि 5 फरवरी 1922 को हो घट रही है। असहयोग आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी? कि असहयोग हमें ब्रिटिश सरकार के अधीन पूर्ण स्वराज की मांग की जाए, मतलब स्वशासन की स्थापना की जाए देश में। असहयोग आंदोलन के बाद किसने कांग्रेस का नेतृत्व किया था? असहयोग आंदोलन के बाद जो कांग्रेस में सबसे बड़े लीडर के रूप में उभर कर सामने आते हैं वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू असहयोग आंदोलन के बाद एक प्रभावी लीडर के रूप में सामने आते हैं। नेक्स्ट आता है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बीच क्या संबंध था? दोनों आंदोलन एक साथ चले और एक दूसरे का समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन के विफल होने का प्रमुख कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन के जो विफल होने का प्रमुख कारण था तुर्की में खलीफा के सत्ता को समाप्त होना। असहयोग आंदोलन में सबसे ज्यादा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? असहयोग आंदोलन के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि इससे राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई और लोगों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध करना प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन का मुख्य सिद्धांत क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य जो सिद्धांत है वो अंग्रेजी हुकूमत को अहिंसक बहिष्कार करना। खिलाफत आंदोलन में किस राष्ट्र का मुख्य मुद्दा था? तो खिलाफत आंदोलन जो है तुर्की राष्ट्र का, वहां के खलीफा का प्रमुख मुद्दा था। अगला है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किस वर्ग में सबसे ज्यादा भाग लिया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसान और मजदूर वर्ग जो थे वो प्रमुख रूप से इस आंदोलन में भाग लेते हैं। अब लगता है क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। सॉरी, है क्वेश्चन तो आ रहा है अभी। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति। खिलाफत आंदोलन में किस प्रकार का संघर्ष था? खिलाफत आंदोलन में संघर्ष जो है वो काफी अहिंसक रहा और बाद में जब हिंसा की घटना हो जाती है तो आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी ने क्या किया? जैसे असहयोग आंदोलन, गांधी जी की रणनीति थी संघर्ष विराम संघर्ष की नीति। तो जैसे ही आंदोलन क्या होता है समाप्त तो रुक जाता है, तो गांधी जी क्या होते हैं समाज सेवा में जुड़ जाते हैं। फिर जब वो सविनय अवज्ञा चलाएंगे, फिर जब आंदोलन रुकेगा फिर क्या करेंगे? वो समाज सुधार में जुट जाएंगे। तो ऐसे संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति को लेकर गांधी जी क्या करते हैं? आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। खिलाफत आंदोलन किस कारण से विफल हुआ? खिलाफत आंदोलन के विफल होने का कारण था कि तुर्की में खलीफा की जो सत्ता थी उसे ही समाप्त कर दी गई। असहयोग आंदोलन के दौरान कितने लोग जेल गए? इसका आंसर तो नहीं आ रहा है। तो आज के जो क्वेश्चन थे वो समाप्त हो जाते हैं और हमने असहयोग आंदोलन पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट जैसे स्वराज पार्टी का गठन है, फिर आगे जो जो सत्याग्रह हैं आंदोलन है उन सबको हम पढ़ते जाएंगे और पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक पढ़ते जाएंगे और इनके क्वेश्चन भी डेली डेली सॉल्व करते जाएंगे। तो तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें ऐसे ही क्लास में और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। धन्यवाद।